बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, कल अपोजिशन में शामिल जमातें इलेक्शन कमीशन के सामने एक मुज़ाहरा करने जा रही हैं और ये मुज़ाहरा है फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। और फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है इस वक्त अपोजिशन ने उससे अपनी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। क्या इस केस से निकलेगा क्या? अगर इस केस का फैसला हो सकता है तो उसमें क्या क्या सामने आएगा और क्या वाकई इमरान खान की हुकूमत को इस फैसले से कोई ख़तरा है, इस पर करेंगे बात। और साथ ही एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि वफाकी काबीना ने एक कमेटी कायम की है जो ब्रॉडशीट मामले की मुकम्मल तहकीकात करेगी। ब्रॉडशीट मामला भी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मौजूद बहस है, इसमें से क्या निकल सकता है इस पर भी करेंगे बात। और साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे भारत का कि जहां के एक मशहूर एंकर अर्नब गोस्वामी के जो लीक्स व्हाट्सएप मैसेजेस ने एक नई बहस छेड़ रखी है और भारत को दुनिया भर में हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब फॉरेन फंडिंग केस मेरा ख्याल है 6 साल से ज़्यादा अरसा हो चला है जो कि ज़ेर समात है और इसका फैसला नहीं हो रहा। और अचानक जो है वो APDM में शामिल जमातों ने इस इशू को उठाया है। कल इस्लामाबाद में एक धरना भी होने जा रहा है। क्या निकलने की तवक्को है इससे और निकलेगा क्या? और क्या वाकई इमरान खान जो है वो इस केस के हवाले से ख़तरे में है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूरी पाकिस्तान की जो 22 करोड़ की आवाम है, उस 22 करोड़ की आवाम को इस बात पे उलझाया गया, गुज़श्ता 6-7 साल से उलझाया जा रहा है कि जनाब फलां आ गया, पैसे इतने आ गए, ये हो गया, वो हो गया और इसका मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा सारे। और इसमें सबसे बड़ी मुझे तकलीफ होती है उन लोगों के लिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वाकई साथ वो साथ होते हैं। सिचुएशन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के पास स्क्रूटनी के लिए पाकिस्तान की हर उसका फंड मौजूद होता है, किसी भी तौर पर सो मोटो भी ले सकते हैं, वैसे भी कर सकते। उसका जो 212 कहता है ना, इसका आर्टिकल जो है वो कहता है कि in this section foreign aided political party means a political party which has been formed, यानी बनाई गई हो, or organized at the instance of any foreign government or political party of a foreign country। पहला तो एक कैटेगरी लैदा कर दी गई। दूसरी कैटेगरी है is affiliated or to be associated with any foreign government or political party of a foreign country। ये दूसरी कैटेगरी लैदा कर दी। तीसरी आती है फंडिंग की, receives any aid financial or otherwise from any foreign government or political party of foreign country or any portion of its fund from a foreign national। अब इसमें आगे जाके जब फिर जो सेक्शन 204 के एक्सप्लेनेशन है वो और ही क्लियर है। उसमें बकायदा फॉरेन सोर्स के बारे में उन्होंने कह दिया, कंट्री एक आदि। अब ये इसमें ये हो गया, एक है इलीगल फंड, एक है प्रोहिबिटेड फंड, इसमें कि जिसको उसके अंदर खालिद साहब हमारे साथ हैं। मेरे नजदीक जो कानून मैंने पढ़ा है, वही सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 2 इख्तियार हासिल है। एक तो यह है कि जो फंड आया होगा उसको कब्जा करके जब्त कर लेंगे। अच्छा। दूसरा इख्तियार यह है कि उस पार्टी से इलेक्शन सिंबल छीन लिया जाएगा, मतलब बल्ले की जगह कोई और ले सकती है। तीसरा और कह देगी कि ये है, और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको रेफर करेगी कि ये पार्टी जो है आप देख लें ये ठीक नहीं है, कदम कर सकते हैं। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, वापस भेजती है, कोई और फॉर्म। कानूनी राय क्या है? साबिक वजीर कानून है, सुप्रीम कोर्ट के अहम लॉयर है खालिद राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। राजा साहब, ये बताइएगा कि वाकई इस फॉरेन फंडिंग केस से हुकूमत को कोई खतरा है? इमरान खान साहब किसी खतरे में है? और ये जो बातें कही जा रही हैं कि हुकूमत खत्म हो सकती है, इस बात का कोई इम्कान है? जहां तक ये जैसे आर्या भाई ने पढ़ा है इसको, इट हैज टू रेड एज अ होल। ठीक। आप इसको पीसफुली पढ़ेंगे। ठीक। इट हैज रेड टोटलिटी। ठीक। और मेरा ख्याल है द प्रोविजन इज कैलकुलेटेड कि कोई बाहर वाली ताकत जो है हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना कर पाए। ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि a company formed out of Pakistan, ठीक, a company formed, would it be an Indian company or would it be a company which is doing business? ठीक। तो अगर तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान से बाहर है तो फॉरेन है, अगर उसके तमाम मेंबरान जो हैं वो बाहर वाले लोग हैं तो उससे वो
एलियन नहीं बन जाती। मैं समझता हूँ कि बेसिकली जो स्पिरिट है इस आर्टिकल की वो ये है कि हम ब्लॉक करें किसी फॉरेन कंट्री से कि वो ठीक है, फंड न दे, सियासी पार्टी को अलाकार बना के हमारे मामला इंटरफेयर न करें। ठीक है। This is my- इस पर्टिकुलर केस के हवाले से क्या कहें? इख्तियारात जो हैं, इस मतलब असल मसला ये है कि अगर वो ये रेफर करते हैं कि इसने फंड्स मिले, क्योंकि उसमें एक प्रोवाइजो है, फॉरेन सोर्स शैल नॉट इंक्लूड ओवरसीज पाकिस्तानी होल्डिंग ए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फला फला और डेटाबेस जिससे ये। अब वो अगर चंद इंडिविजुअल आ जाते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड जमा हो जाते हैं और मैटर फर्दर इंक्वायरी और पता नहीं क्या, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई इख्तियार नहीं, फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? क्योंकि कल एक जगह हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब सियासी पार्टियों को रेफर किया जाता था सुप्रीम कोर्ट में, हाँ हाँ, और ये पार्टी को बैन कर दिया जाए, ठीक है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियां बैन की थी जी, ठीक है, और रेफरेंस मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाँ जी। तो मैं समझता ये जो प्रोसेस है, इट्स गिविंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू द फेडरल गवर्नमेंट टू टेक सच स्टेप्स व्हिच अ कोर्ट वुड टेक। अच्छा सर, अब एक सवाल पैदा होता है, आप सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, कि क्या अगर फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, अगर वो रेफरेंस नहीं देती तो क्या 184(3) इन्वोक हो जाएगा इस पे कि नहीं होगा? 184(3) के सिर्फ इट हैज टू बी सीन कि पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है, और अच्छा। अदरवाइज तो हर बंदे का फंडामेंटल राइट है कि हमारे मुल्क में सियासत शफाफ होनी चाहिए और पार्टियों के इलेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब है आखिर फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में आपने आइन तरमीम कर दी है ये कह के जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की लोड नहीं है। सही है, प्लीज वन पर्सन यू डन दिस। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर राजा साहब 6 साल से केस का फैसला नहीं हो पा रहा, 6 साल हो गए। उसे इख्तियार है, ठीक है, पार्टी हेड को इख्तियार है, जिसको चाहे निकाल दे। तो ये डेमोक्रेसी क्या है, या हमें इसको हमारी मोम की नाक है जैसे करते। ठीक है, ठीक। हमारे आइन में कोई तरमीम नहीं हुई जिसमें किसी का जाती फायदा ना हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा राजा साहब ये बताइए कि इतना अगर ये मामला नहीं है तो 6 साल क्यों लटक रहा है केस? 6 साल से क्यों नहीं फैसला कर पा रहे? उनकी कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई इसमें, मैं समझता हूँ कि अदालतें जो हैं, अच्छी बात यह है, अदालतों को सियासत से बाहर रहना चाहिए। सही है। जब इस केस पे आएंगे तो शायबा होगा कि अदालत को इस्तेमाल किया जा रहा है एक सियासी काम के लिए। आई विश दे डोंट इंटरफियर। आज नून लीग ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके जाएंगे। नून लीग ने आज ऐलान किया है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आता है तो उनको रोक तो नहीं सकता ना। मतलब हमारी अदालतों ने इंटरफियर किया है ना, और उसका रिजल्ट क्या होता है? ना मसला हल होता है और ना अदालत का वकार रहता है। ठीक, सही, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यों गए। अब मैं बताता हूं क्यों गए। मसला सर यह है कि पीडीएम ने जो अपने हदाफ रखे थे ना, उस हदाफ में था कि सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे, लॉन्ग मार्च नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ये नहीं। अब वो तो खत्म, तो कुछ तो करना है, कहीं तो मेला लगाना है। वो ये मेला, वरना आज मेला लगाने की जरूरत नहीं। अब देखिए किस चीज पे मेला लगाएंगे? बाइकाट करेंगे, हम असेंबलियों का बाइकाट करेंगे, फलाना का बाइकाट करेंगे, इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, सेनेट के इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, जलसे करेंगे, खत्म। अब इस वक्त लॉन्ग मार्च हो रहा है वैसे लॉन्ग मार्च आज जो फैसला हुआ, आज जो लड़ाई हुई है, मैं आपको पूरी अंदर की कहानी बता। लड़ाई हुई है जिस बात पे, हाँ, अच्छा। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च जो है फरवरी के सेकंड वीक में कर दो, ठीक है, या फर्स्ट वीक में ले जाओ। मार्च के फर्स्ट वीक में ले जाओ? नहीं, फरवरी के सेकंड वीक में ले जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, सेनेट के इलेक्शन से पहले हम मार्च नहीं करेंगे। ये किसने कहा? पीपल पार्टी और उन लोगों ने। नून लीग ने भी ये नून लीग में भी, नून लीग नहीं, नून लीग उसमें थी कि हो जाए फौरन किया, लेकिन नून लीग डामाडोल थी। उसके ऊपर मौलाना अकेला फजलमान रह गया आखिर में। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बाद हम मार्च के बाद हम ले जाए। उसने कहा मार्च के बाद फिर आगे आ गए हैं रमजान, और मार्च के उसके अंदर और रमजान के दरमियान जो फासला है, सेनेट इलेक्शन और रमजान के दरमियान एक हफ्ता बचता है, सिर्फ एक हफ्ता बच। अब उसमें वो कहता है मैं अपने उलमा इकराम को तो सर
हर बंदे ने बयाने पड़े हुए हैं, तरावियां पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ तैयारियां, हर चीजें वो। और फिर उसके बाद रमजान के बाद ईद आ जाती है, ईद के बाद जो रसोइयों का खुमार होता है, खुमार खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, इसको हज पे छोड़ के आना है, उसको हज पे छोड़ के जाना है, फिर उसके बाद बड़ी ईद आ जाती है, फिर उसके बाद मुहर्रम आ जाता है, खत्म। तो उसके बाद तो इमरान खान का टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो हमारे मसाइल बहुत ज्यादा है सर, गर्मी आ जाएगी तो अच्छा, फिर तय क्या पाया? कुछ नहीं तय पाया। उन्होंने कहा जी जो बड़ी अभी तो ना काउंसिल कौन सी थी, उन्होंने उस पर छोड़ दिया है, जो मेन तमाम जिसमें तमाम बड़े रहनुमा शामिल है उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि अब आप जो हैं इसका फैसला करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो पीडीएम जिस रास्ते पे चले, और बिलावल ने आज कह दिया है कि हम फतह का जश्न मनाएंगे। उन्होंने कहा जी हम वहाँ इलेक्शन कमीशन के बाहर नहीं जाएंगे, उमरकोट में आज उनका आज उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा बंदा लॉन्च हुआ है वहां पर, अब बड़े अरसे के बाद लॉन्च हुआ है, और वो है अरबाब रहीम साहब। नहीं, हार गए। अच्छा। अभी जो नतायज आ रहे हैं उसमें पीछे हैं पीपल्स पार्टी को, काफी पीछे हैं पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार अमीर शाह आगे। अच्छा, बहुत आगे। तो इसका मतलब यह है कि वो उसी का वो कह रहे हैं कि हम जश्न मनाएंगे। अच्छा, अमित सर, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि बंदा लॉन्च हुआ है, वो लॉन्च कामयाब नहीं हो सकी। इसकी वजह यह है कि फिर इसका मतलब है कि लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी एक दफा हमने उनसे पूछा था जब कि आप क्यों नहीं आ सके, तो उन्होंने कहा जी किसी एक नहीं आना था। अच्छा, या पीटीआई आती या फिर सिंध में गवर्नमेंट हमारी बनती, अच्छा, ऊपर किसी और, तो हम कमजोर थे, हमें सेक्रीफाइस हो गए। अब ये सूरत, उनका अपना मजमे के अंदर कराची में खाने में उन्होंने यही बात की थी। अब सूरत हाल ये है कि वो नखल खुद उन्होंने इंडिपेंडेंटली आने की कोशिश की है, और फिर इससे पता चलता है जेडीए के जेडीए, इसका मतलब इससे पता चलता है कि सिंध के हिसाब तक पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिल चुका है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, और आपको अगर कुछ नहीं कहा जाएगा तो आप जश्न मनाएंगे, आप इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं आएंगे, ठीक। तो अगर मतलब अरबाब रहीम जीत जाता है इस वक्त तक। कैसे जीता सर? बहुत के वोटों से जीतना नहीं, आवाम के वोट हासिल किए जाते हैं ना। मतलब मेरे पास 50 वोट हैं तो मुझे रिप्रोच किया जाता है, उसके पास होते हैं, मुझे एसएचओ कर लेगा, चलो मैं कमजोर आदमी हूँ, उसको एसपी कर लेगा, वो जरा ताकतवर आदमी है, वो जरा मजीद ताकतवर आदमी, उसको 4 बदमाश कर लेंगे, उसके बाद मजीद ताकतवर कुछ और लोग कर लेंगे, बहुत सारे लोग हैं। वोट पाकिस्तान में राय के ऊपर तो वोट थोड़ा होता है, पाकिस्तान में तो ग्रुप्स होते हैं जिनको, तो आज वो जीत चुके होते हैं, मैं सही कहता हूँ। अच्छा। इसका मतलब यह आपने बहुत खबर मुझे नहीं पता था, अगर ये वो आज हार जाते हैं तो फिर आप आगे पीडीएम का मुस्तकबिल जाए बिल्कुल आप समझे कि गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी आखिरी जो इजलास में सिर्फ एक बात सोच रही है कि सिंध में हमने अपने पांव मजबूत कर लिए हैं, और वो समझते हैं कि मुराद अली शाह की गवर्नमेंट और बिलावल कंपैरेटिवली कायम अली शाह से लेके बाकी गवर्नमेंट से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और ये राय है, ये राय हमारी इंडिपेंडेंट राय भी है, और कराची के अंदर भी फिर सईद गनी की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू, साथ लेके चलने की पॉलिटिक्स के अंदर आ गई है। वो कहते हैं हम पंजाब में इन रोड कैसे बनाएं, पीटीआई के होते हुए और नून लीग के होते हुए। पंजाब में इन रोड उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक आप एंटी नवाज शरीफ बयानियां न रखें, क्योंकि अगर आप आप पीपल्स पार्टी की मौत क्यों वाकया हुई है? पीपल्स पार्टी की मौत वाकया हुई है कि वॉल सिटी का जो बंदा था ना, जो कि जीए भुट्टो के नारे लगाया करता था और जो नवाज शरीफ के लोगों को कहता था कि ये ताजर लोग हैं, उसको आपने नवाज शरीफ का झंडा पकड़ा दिया था। और वो जो क्या नाम से उसकी जो किसे कहते हैं डेमोक्रेसी कौन जमहूरियत जो आई थी, आप खुद सोचे। मैं तो उस अर्ली कैबिनेट के अंदर, मैं सेक्रेटरी कैबिनेट तो चीफ सेक्रेटरी होता है, मेंबर होता है सेक्रेटरी में, जिसमें ये राजा रियाज वगैरह बैठे होते थे, ये बड़े बेचारे मिस्कीनी के साथ शहबाज शरीफ के साथ बैठे होते थे। और उसको उन्होंने कहा आप दफ्तर में देते हो, उन्होंने कहा तुसी अपना 90 शराब दफ्तर ले लो। शहबाज शरीफ ने कहा, उन्हें 90 शराब में राजा रियाज ने बैठना शुरू कर दिया। फिर मैं एक दिन वहां गया, उन्होंने कहा सिर्फ इस दफ्तर ही दफ्तर है और ये सब कुछ भी नहीं है। तो ये 90 शराब का दफ्तर उनको मिल गया था। वो बड़े तकलीफ में रहते हैं, क्या नारा लगाएंगे, किसका नारा लगाएंगे? जिस पूरी की पूरी पार्टी ने उनके लीडर को फांसी दिलवाई, उसके साथ वो कैसे खड़े हो? अवाम तक आपने रूट्स में जाए तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा। केपीके और बलूचिस्तान में वैसे कोई हैसियत नहीं थी उनकी, कभी भी नहीं रही पॉलिटिक्स में। पंजाब में अब वो समझते हैं कि कोई एक रास्ता मिले तो हम पंजाब में आए। ये चीज चले जी, देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला आगे जारी रखें।